नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की हमारी क्लास जो है वो प्रियम्बल के ऊपर होने वाली है। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना, प्रस्तावना ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में जो भी चीज़ें लिखा गया है उसके बारे में एक ब्रीफ समरी, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ब्रीफ प्रीफेस, प्री इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन जो है प्रस्तावना में निहित है। तो प्रस्तावना में हमारे संविधान का जो एसेंस है, हमारा संविधान किस चीज़ के बारे में बात करता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, तो जिस तरह से हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक में एक विषय सूची होती है, पहले ही हम कह सकते हैं कंटेंट वहाँ पे दिया होता है, या पूरे पूरे पुस्तक के बारे में, पूरे बुक के बारे में एक समरी या एक हम कह सकते हैं कि प्रीफेस दिया होता है बुक में। तो बुक के बारे में मतलब बुक में क्या क्या चैप्टर्स में या पूरे बुक में क्या क्या लिखे हैं, इसको हम उससे हम क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस बारे में बुक डिस्कस करने जा रही है। तो प्रियम्बल सिंपली यही होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें प्रियम्बल को डिस्कस किया गया है फर्स्ट पेज पे ही। द प्रियम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन आर प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल क्या रिफर करता है? ये इंट्रोडक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन करता है, ठीक है, परिचय कराता है संविधान से। और प्रीफेस या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन द समरी आर इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है वो प्रियम्बल में लिखा गया है। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये ड्राफ्ट किया गया और पंडित नेहरू द्वारा इसको मूव किया गया था। इट हैज बीन अमेंडेड, मतलब प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया है। कब? by the 42nd Amendment Act 1976. By the 42nd Amendment Act 1976, preamble was amended. इसमें क्या होता है? इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए। हम सारे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। देखिए कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं थे। ये वर्ड जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, आप याद रखना इस जो वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मतलब इस एक्ट में बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया था। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रियम्बल क्या है थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economy, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity, the individuals, and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November, 26 November 1949, do hereby adopt, enact, and give the ourselves this Constitution. ओके, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे ये चीजें, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है और या इंट्रोडक्शन देता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये कुछ वर्ड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी,
ये सब सारे वर्ड यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम यहाँ पे। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या है, हमारे प्रीएम्बल में जो कीवर्ड हैं वो कौन कौन से कीवर्ड हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है इस क्लासेस में। तो कीवर्ड हमारे क्या क्या हैं, सोवेरेंटी, ये एक पहला कीवर्ड है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इन सब वर्ड के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन। देखिए, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेंटी का मतलब क्या होता है, इस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हम। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है, द वर्ड सोवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर ए डिपेंडेंस नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। तो सोवरेन जो वर्ड है ये बताता है कि इंडिया न तो किसी भी अदर नेशन की डिपेंडेंस, मतलब किसी अदर नेशन के डिपेंड नहीं है, मतलब किसी अदर नेशन का यहाँ पे अधिकार कोई, मतलब हम किसी अदर नेशन के गुलाम नहीं है या उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो रूल्स हैं वो हम खुद बनाते हैं। कोई अदर कंट्री यहाँ पे हमको असिस्ट नहीं करता कोई रूल बनाने के लिए, कोई लॉ बनाने के लिए, या हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए कोई अदर कंट्री नहीं है। जैसे आज़ादी के पहले क्या था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, इसका मतलब हम डिपेंड थे। अब क्या हो गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम साथ साथ सोवरेन भी हो गए। लेकिन आपको पता है कि क्या आज़ादी मिलते ही हम सोवरेन हो चुके थे? नहीं, आज़ादी मिलते ही हम सोवरेन नहीं थे। एक्चुअली हम एक डोमिनियन स्टेटस हमको मिला था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हम आज़ाद तो हैं, हम रूल तो बना सकते हैं, हम खुद ही रूल बना सकते हैं, बट हमको ब्रिटिश क्राउन को मानना पड़ेगा, मतलब हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम 26 जनवरी 1950 को जब रिपब्लिक हो गए, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उस दिन हम क्या हुए थे, हम रिपब्लिक हो गए। इसका मतलब हमारा डोमिनियन जो स्टेटस था वो खत्म होके हम क्या हो गए, रिपब्लिक, हमारा जो स्टेटस हो गया अब क्या हो गया, रिपब्लिक इंडिया हो गया। हम डोमिनियन नहीं रह गए, ब्रिटिश क्राउन के डोमिनियन नहीं है हम अब। ठीक है, तो डोमिनियन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but an independent state. तो एक स्वतंत्र राज्य है। There is no authority above it. तो हमारे ऊपर ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई दूसरा कोई हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता। It is free to conduct its own affair. तो इसका मतलब हम क्या हैं, हम फ्री हैं अपने जो हमारे जो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, इसको हम खुद ही कंडक्ट करते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चाहे हम एक्सटर्नल मामले हों, चाहे वो इंटरनल मामला है, वो हम खुद ही, मतलब हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो खुद ही क्या करती है, निर्णय लेती है और सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे अभी विदेश नीति क्या है, जैसे ट्रम्प, आपको पता है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने कई टैरिफ्स लगा के रखी है कि मतलब बार बार आदेश दे रहे हैं भाई रसिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, मतलब रसिया से जो हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं, रशियन ऑयल, वो नहीं खरीदें। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, कहाँ से हमको फ़ायदा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है, क्योंकि हम क्या हैं, हम सोवरेन हैं। अगर हम सोवरेन नहीं होते तो हमको किसी अदर स्टेट का क्या करना पड़ता, सुनना पड़ता। ठीक है, अदर किसी कंट्री के जो डिसीजन है या उनके ऑर्डर को मानना पड़ता, लेकिन हम ऑर्डर थोड़ी मान रहे हैं। यहाँ पे यूएसए कितना भी जोर लगा रहा है, लेकिन हम रशियन ऑयल तब भी खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। देखिए, बीइंग ए सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सेट ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरीज इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। तो सोवरेन होने का मतलब यह है कि इंडिया, यहाँ पे इंडिया अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी फॉरेन स्टेट को एक्वायर कर सकता है, फॉरेन टेरिटरी को, मतलब कुछ जमीन जो है जो हमारा नहीं है उसको भी हम एक्वायर कर सकते हैं, या हम अपनी जमीन को किसी टेरिटरी को, किसी भी अदर स्टेट को
अपनी टेरिटरी दे सकते हैं इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट, ठीक है, इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि बॉर्डर स्ट्रेट नहीं होते, बॉर्डर स्ट्रेट नहीं होते, बहुत ही जिग जैग ऐसे बॉर्डर, मान लो लेट से इस तरह से बॉर्डर है और दो कंट्री हैं, उनके बीच में सहमति है कि बॉर्डर को जो इस तरह से है, मतलब यहाँ पे बहुत फेंसिंग में यहाँ पे खर्चा आ रहा है, साथ साथ सिक्योरिटी में खर्चा आ रहा है, उसको कम करना है, तो बॉर्डर को हम सीधा कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट लैंड का हमारा कंट्री जो है, हमारे कंट्री का जो कुछ लैंड पार्ट है किसी अदर कंट्री में जा सकता है, किसी अदर कंट्री का हमारे कंट्री में आ सकता है। मतलब हम क्या यहाँ पे अपनी टेरिटरी को आदान प्रदान कर सकते हैं बॉर्डर को सीधा रखने के लिए, ठीक है, जिससे कि कॉस्ट, जो मिलिट्री कॉस्ट है या जो फेंसिंग कॉस्ट है बाउंड्री का, उसमें क्या हो, उसमें थोड़ा सा कटौती की जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम सोवरेन हैं, हमारे डिसीजन वो हमारा होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपको सोवरेन समझ में आया होगा, फिर से हम समझ लेते हैं। द वर्ड सोवरेन implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. There is no authority above it and it is free to conduct its own affair both internal and external। यहाँ पे ये वर्ड जरूर याद रखना, चाहे हम इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, ठीक है, दोनों मैटर्स में हम सोवरेन हैं, हम हमारी जो डिसीजन है वो मतलब हम लोग तय करेंगे, यहाँ पे कोई अदर यहाँ पे तय नहीं करने वाला। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो क्या है, इसको समझते हैं। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, देखिए इवन बिफोर द टर्म, देखो सोशलिस्ट जो टर्म है ये थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए आपको पता है कि दो तरह के नेशंस होते हैं, दो तरह की इकोनॉमिक होती है। एक होती है, हम कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट इकोनॉमी, मतलब हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट होती है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब ये है, मतलब देखो सोशलिस्ट दो तरह के होते हैं। यहाँ पे हम अगर अपनी जनता के, हम अपनी सिटीजन्स के, कोई जो गवर्नमेंट है सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है, सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करें, तो ऐसी कंट्री क्या होती है, सोशलिस्ट होती है, ठीक है। तो क्या है कि सोशलिस्ट, जैसे यहाँ पे वेलफेयर, आपको पता है कि इंडिया में जो स्टेट है या जो कंट्री लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कई वेलफेयर स्कीम है, कई वेलफेयर स्कीम है जो कि डायरेक्टली मदद करती हैं, डायरेक्टली हेल्प करती हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को, मतलब जो लोग हैं देश में रहने वाले, उनको डायरेक्टली हेल्प करती है। कुछ ऐसे वेलफेयर स्कीम है, वो इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक सोशलिस्ट है। तो देखो बिफोर द टर्म वाज एडेड, आपको पता है कि ये जो टर्म है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। हम इसको पहले ही पढ़ चुके थे, यहाँ पे कुछ वर्ड ऐड किए गए थे 1976 में, तो उसमें एक वर्ड था सोशलिस्ट भी, इसको भी ऐड किया गया था। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डीपीएसपी। तो सोशलिस्ट जो वर्ड है, मतलब सोशलिस्ट वर्ड तो नहीं था, एज ए सोशलिस्ट स्टेट इस तरह से मतलब यहाँ पे रिफर नहीं किया गया था, लेकिन सोशलिस्ट कंटेंट जो है ये डीपीएसपी में पहले ही था। मतलब 1976 के पहले जो डीपीएसपी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, इसमें सोशलिस्ट कंटेंट थे, ठीक है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है तो वो कैसा है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्योंकि सोशलिज्म जो है दो तरह का होता है, एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है और एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है। तो हमारी जो सोशलिज्म है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म का जिक्र किया गया है वो कैसा है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, न कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। तो जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे, जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होते हैं, यहाँ पे जो जितने भी, मतलब जितने भी एसेंशियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब हम कह सकते हैं गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो होता है, मेनली किसके कंट्रोल में होता है, डायरेक्टली कंट्रोल में होता है ये किसके,
सेंटर या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एवरी विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है उन सबको नेशनलाइज कर दिया जाता है, किसमें, कम्युनिस्ट सोशलिज्म में। और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एबॉलिश कर दिया जाता है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में जो एक उनका एक फ्रीली किसी भी कंट्री में वर्क कर पाते हैं प्राइवेट कंपनीज, उस तरह से सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट स्टेट होते हैं उसमें इस तरह से वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारी क्या है, हमारी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया था, इसको दिया था अमर्त्य सेन ने। और अमर्त्य सेन को पता है कि इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज दिया गया था। अमर्त्य सेन जो महान इकोनॉमिस्ट हैं उनको क्या दिया गया था, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द इकोनॉमिक, फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। आपको पहले ही बताया कि दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हमारे जो कंट्री है वो किस बेस पे काम करती है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जहां पे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी है और हमारा पब्लिक सेक्टर भी है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी बहुत सारी सेक्टर हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, और बहुत सारी जो है प्राइवेट सेक्टर भी हैं, और दोनों एक साथ मिलके काम करती हैं। मतलब दोनों दोनों क्या है, साइड बाय साइड यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या कहा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम, मतलब हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है, इसके एम को या इसके जो लक्ष्य है ये क्या होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पुअर्टीज, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी आई थी 1991 में, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आई थी वो कब, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुआ, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है कि 1991 के पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन आफ्टर 1991 यहाँ पे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, और इनका 2 टर्म था, मतलब 10 साल लगभग ये क्या थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये महान इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी जिससे इंडिया क्या हो गया, इंडिया एक ओपन इकोनॉमी हो गया। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब हमारे इकोनॉमिक, हमारी जो इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं, हमारी जो पॉलिसीज थी इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको लिबरलाइज कर दिया, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, आसान कर दिया। मतलब यहाँ पे किसी अदर कंट्रीज के जो कंपनीज थी, मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनको आसानी से एक्सेस मिलने लगा। मतलब जो टैरिफ्स थे, जो टैक्सेस थे, वो कम कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है। मतलब इजली यहाँ पे इस मार्केट को मतलब एक्सेस कर सकते थे, हमारी इतना जो ह्यूज मार्केट है, ठीक है। तो इसको लिबरलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। तो कई पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे महारत्ना, नवरत्ना, ये सब कंपनीज अब भी हैं, लेकिन लगभग जो कंपनीज थी वो क्या थी, पब्लिक सेक्टर ही थी। अब उसको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, मतलब उसमें प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया गया। अब भी देखो इंडिया में कई कंपनीज जो है वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, कई बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारी कंट्री को ग्लोबलाइज कर दिया गया, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको क्या कर दिया गया, एक ग्लोबलाइज्ड कर दिया गया। मतलब हमारा जो मार्केट है ये ओपन कर दिया गया फॉर द होल वर्ल्ड, ओके। तो and globalized has however diluted the socialist credential of Indian state।
तो डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि जैसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसको उसमें अगर हम वाटर डिसॉल्व करें तो वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो हमारा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, उसमें जब जब ये पॉलिसीज आई, वो पॉलिसीज क्या कर दी, उसको डाइल्यूट कर दी, मतलब उसमें हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट जो यहाँ विचारधारा है उसको भी ऐड कर दिया गया कुछ हद तक। नेक्स्ट, सेकुलर। क्या ये जो वर्ड है सेकुलर, इसका मतलब क्या है? द टर्म सेकुलर, ये जो टर्म है ये भी ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो जो वर्ड सेकुलर है, इसको भी सोशलिस्ट के साथ साथ इस वर्ड को भी हम ऐड किया गया अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। However, as the Supreme Court said in 1974, although the word secular state were not expressively mentioned in the Constitution, there can be no doubt that Constitution makers wanted to establish such a state and accordingly Article 25 to 28। आपको बताया कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 टू 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि देखो ये वर्ड जो सेकुलर, ठीक है, सेकुलर स्टेट जो वर्ड है ये मेंशन नहीं था। सेकुलर स्टेट जो वर्ड है ये मेंशन नहीं था इसके पहले, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके मन में ये जरूर बात रही होगी, ये जरूर चाहते होंगे कि एक सेकुलर स्टेट बनाया जाए। इसीलिए ये आर्टिकल 25 टू 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको ऐड किया गया था एज ए फंडामेंटल राइट। तो इसका मतलब क्या है? ये गारंटीइंग द फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 टू 28 में जो सेकुलर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेकुलर का कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे जो फ्रीडम की रिलीजन, मतलब हम कह सकते हैं रिलीजन का फ्रीडम जो है, धार्मिक स्वतंत्रता पे जोर दिया गया था। जो इसका मतलब था कि उनकी मंशा जो रही होगी वो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाने की रही होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म irrespective of their strength have the same status and support from the state। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है सेकुलरिज्म में, जो धार्मिक धर्म है, तो हम कह सकते हैं इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया एक एज ए कंट्री, इंडिया का कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये हर धर्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, हर धर्म को क्या करता है यहाँ पे सपोर्ट करता है और उसको हैव सेम स्टेटस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका किसी धर्म का स्ट्रेंथ कितना है, कोई धर्म को फॉलो करने वाले लोग कितने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हर धर्म चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, हर धर्म को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है और हम कह सकते हैं उसको स्टेट जो है उनकी जो है मतलब उसमें उनके जो एक्टिविटीज़ है उसमें सपोर्ट भी करती है, लेकिन इंडिया एज ए कंट्री कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट देखो डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है इसको हम समझते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। देखो इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो रूल ऑफ पीपल, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे वहाँ के लोग रूल करते हैं, गवर्न करते हैं कंट्री को, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ के लोग मतलब हम कह सकते हैं लोगों की सरकार है। यहाँ पे जो सरकार होती है, गवर्नेंस होती है, वो किसकी होती है? डेमोक्रेसी में लोगों की होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी क्या है? आपको पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी क्या है? वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बट अगर हम कहा जाए कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली डेमोक्रेसी कौन है? वो है इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सुप्रीम पावर जो होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में वो लोगों की होती है,
ठीक है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की होती है सुप्रीम पावर। तो डेमोक्रेसी जो है दो तरह की होती है, कौन कौन से, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यू कैन से दैट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पे पीपल लोग एक्सरसाइज करते हैं देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, डायरेक्टली, ठीक है, कैसे, बाय द रेफरेंडम, बाय द इनिशिएटिव, रिकॉल या प्लेबिसाइट करा के, ठीक है, इन सब माध्यम से हम कह सकते हैं कि क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो है क्या, स्विट्जरलैंड। और ये इन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, रेफरेंडम पे, इनिशिएटिव पे, या रिकॉल या प्लेबिसाइड पे, ठीक है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। कैसी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वहां पे लोग एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, वहां पे लोग जो है वो क्या चुनते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं बाय द इलेक्शन, दे इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम पावर कहाँ है, यहाँ भी सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में होती है। मतलब जो गवर्नमेंट को कैरी करते हैं, जो लॉ को कैरी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, लोगों के पास है। क्योंकि एवरी 5 ईयर में क्या होता है, इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो वोट डाल के जो सरकारें हैं उसको चुन सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया मतलब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, हम कह सकते हैं इसको, ये जो इस तरह के डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आगे देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है ये दो तरह की होती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है कौन, एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और यूएसए क्या है, ये एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। मतलब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट, मतलब वहाँ पे जो मेन एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, वहाँ का प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे जो मेन एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाते हैं। जैसे आपको बताया कि हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा है और राज्यसभा, तो ये एक क्या है, लेजिस्लेचर बॉडी, लेजिस्लेचर है हमारा। तो देखो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वोट होता है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि हर 18 साल का कोई नागरिक है जो इंडियन सिटीजन है, जिसकी एज 18 ईयर हो गई है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन इलेक्शन। दूसरा पीरियोडिक इलेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, पीरियोडिक इलेक्शन होता है, कुछ 5 ईयर के बाद, एवरी 5 ईयर के बाद यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। साथ साथ रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे किसका लॉ है, संविधान का लॉ है। मतलब हम कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ। और लॉ कौन बनाता है यहाँ पे, जो लेजिस्लेचर, मतलब जिनको हम चुन के भेजते हैं, जिनको हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लॉ मतलब जो कानून है उसको बनाने में सहयोग करते हैं, मतलब वही बनाते हैं कानून को। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जैसे पार्लियामेंट्री टाइप का डेमोक्रेसी, उसमें जुडिशरी क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब यहाँ पे जुडिशरी डिपेंड नहीं होती, ठीक है। जुडिशरी का मतलब यहाँ पे
हम कह सकते हैं जुडिशरी जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो इतना ही था। नेक्स्ट हम पार्ट में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे फ्रेटर्निटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इन सब जो कीवर्ड हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।